नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज की इस चर्चा में और प्रतीक बुराड़े जी का स्वागत करते हैं हम। ओम नारायण ओम नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण नारायण। धन्यवाद सर बुलाने के लिए। और बात हम करेंगे दी केरला स्टोरी पर। इस समय हमारे पंचमक्कारों की, लिबरल इस्लामिस्ट माफिया की बहुत बुरी तरह से, जिसको हम कहते हैं कई बार कि कहीं पर आग लगी हुई है। और आग जो है वो कौन कौन से अंग जला रही है उसका हम वर्णन नहीं कर सकते। आप दी केरला स्टोरी देख आए हैं, तो जरा आप हमें बताएं कि आपका इस फिल्म के बारे में क्या विचार है, क्या आकलन है। जी। जी सर जी। अ, मैंने शुक्रवार को फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखा। सुबह 9 बजे का ही शो था और काफी थोड़ा डरते डरते ही मैं थिएटर में गया था, क्योंकि मैंने पिछली बार भी जब हमने ट्रेलर रिव्यू किया था उसमें भी मैंने अपनी चिंता व्यक्त की थी कि कहीं कुछ गलत ना दिखा दे, कुछ प्रोपेगेंडा ना हो। थोड़ा सा मन में डर था, क्योंकि इसके जो प्रोड्यूसर है विपुल अमृतलाल शाह, एक प्रकार से बॉलीवुड के बड़े प्रोड्यूसर हम कह सकते हैं। हालांकि जो इकोसिस्टम है बॉलीवुड का वो कभी जैसे वाईआरएफ हो, धर्मा प्रोडक्शंस हो, इनको ये इकोसिस्टम जैसे सेलिब्रेट करता है, वैसे विपुल अमृतलाल शाह को वो सेलिब्रेट नहीं करते। हालांकि उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी फिल्में दी हुई है, जैसे कि एक प्रोड्यूसर के रूप में सिंह इज किंग काफी अच्छी फिल्म थी। उसके बाद फोर्स, कमांडो 1 2 3 विद्युत जामवाल के साथ में, और हॉलीडे वो भी एक राष्ट्रवादी विचारधारा पर ही आधारित फिल्म थी। तो ऐसी कुछ फिल्मों को उन्होंने प्रोड्यूस किया हुआ है। और डायरेक्टर के रूप में भी आंखें, वक्त, नमस्ते लंदन, लंदन ड्रीम्स, एक्शन रिप्ले, नमस्ते इंग्लैंड, इस प्रकार की फिल्में उन्होंने डायरेक्ट की है। और नमस्ते लंदन का वो अक्षय कुमार का सीन भी काफी वायरल हुआ था कुछ वर्षों पहले, जो उन्होंने भारत की एक महानता, एक ब्रिटिश व्यक्ति को किस प्रकार से उन्होंने बताई थी। तो लगभग वो एक राष्ट्रवादी विचारधारा देख सकते हैं हम उनकी फिल्मों में पहले से ही। तो इतनी बड़ी बड़ी फिल्में उन्होंने डायरेक्ट भी की है, प्रोड्यूस भी की है, फिर भी ये बॉलीवुड का इकोसिस्टम आप देखेंगे तो किस कभी भी धर्मा प्रोडक्शंस या वायरस की तरह उनको वो सेलिब्रेट पहले भी नहीं करता था। और अभी जब द केरला स्टोरी आई उसके बाद में तो सब के सब बिल्कुल चुप हो गए हैं, सन कहीं पर कोई चर्चा ही नहीं है। फिर भी मेरे मन में डर था कि यार बड़े प्रोड्यूसर है बॉलीवुड के और कोई भरोसा नहीं है, बॉलीवुड वालों पर तो बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता। इसी कारण से डरते डरते मैं थिएटर में गया था। पर जी। जाने के बाद में मैंने देखा थिएटर खचाखच भरा हुआ था। सुबह 9 बजे का शो था, ऐसा कोई नेशनल हॉलिडे वगैरह भी नहीं। और अ, फिर भी परिवार के साथ में लोग अपने बेटियों को, बच्चों को साथ में लेकर के आए थे। हालांकि बिल्कुल छोटे बच्चे तो नहीं आ सकते, ए सर्टिफिकेट मिला हुआ है, पर फिर भी लोग आए हुए थे देखने के लिए। तो इससे पता चलता है कि लोगों में एक उत्सुकता भी थी, और अपने बच्चों के प्रति, बेटियों के प्रति जो चिंता है पेरेंट्स की, वो हमें इससे पता चलती है। और अभी देश भर में भी हम कल भी 8 करोड़ का बिजनेस किया, आज भी स्क्रीन्स भी बढ़ गई है, शोज भी बढ़ गए हैं। और अभी भी मैंने आज के भी शो चेक किए तो लगभग सभी हाउसफुल है। और जब मैंने फिल्म को देखकर कंप्लीट किया तो इतनी एक पूरी चिंता सर से उतर गई, और इतना खुशी, मतलब खुशी मतलब फिल्म अच्छी थी इस बात की खुशी। बाकी फिल्म ने जो भावुक करती है, जो इमोशनल करती है, या जो उनकी किस प्रकार से ब्रेन वॉश करके उन्हें कन्वर्ट किया जाता है, वो देखकर अंदर वो पीड़ा भी फिल्म उतनी ही देती है, उतना ही हमें भावुक भी करती है। और साथ में फिल्म अच्छी थी इस बात की मुझे बहुत खुशी भी हुई। और दूसरी खुशी इस बात की कि फिल्म टेक्निकली भी वेल मेड है। नहीं तो कई बार हम देखते हैं कि राष्ट्रवादी फिल्म मेकर्स का जो कंटेंट होता है वो उतना बढ़िया नहीं होता, टेक्निकली उतना कुछ खास वो फिल्म नहीं बना पाते। पर इस बार फिल्म काफी अच्छी तरीके से बनी हुई है, टेक्निकली वेल मेड है। अदा शर्मा का परफॉर्मेंस भी फिल्म में बहुत बहुत बढ़िया है, उन्होंने अपना 100% फिल्म में दिया है। और इवन मेकअप भी अगर आप देखेंगे तो जहां पर अफगानिस्तान में शुरुआत में वहां के अफगानिस्तान के जो अधिकारी है, वे जब उनकी पूछताछ कर रहे होते हैं, वहीं से फिल्म की शुरुआत होती है। वहां पर चेहरे पर जो छाले पड़े हुए हैं, जो डेड स्किन है, और हाथों पर भी जो छाले पड़े हुए हैं, छोटी से छोटी बारीक से बारीक बातों का उन्होंने ध्यान दिया है। तो काफी रिसर्च करके, मेहनत से उन्होंने इस फिल्म को बनाया है। और इसके अलावा अन्य भी जो एक्टर्स थे, जैसे कि अदा शर्मा के साथ में योगिता बिहानी, उन्होंने निमा मैथ्यू का कैरेक्टर प्ले किया है, क्रिश्चियन लड़की का। उसके बाद सोनिया बलानी, जो जिन्होंने आसिफा का कैरेक्टर प्ले किया है, जो बाकी तीनों लड़कियों को सो ब्रेन वॉश करती है। सोनिया सेबेस्टियन जो गई थी वहां पर। हाँ। जी हाँ। हाँ, तो उसका ये निमा मैथ्यू शायद उन्होंने नाम किया है उसका, उस कैरेक्टर का। और उसके बाद सिद्धि इदनानी, उन्होंने गीतांजलि का कैरेक्टर प्ले किया है। अब यहाँ पर ये तीन लड़कियां हैं। एक तो शालिनी उन्नीकृष्णन, जो बाद में फातिमा उसका कन्वर्ट होने के बाद नाम हो जाता है।
उसके बाद नीमा मैथ्यूज और गीतांजलि, ये 3 लड़कियाँ हैं। इन तीनों लड़कियों को आसिफा नाम की जो उनकी एक रूममेट होती है, वो कासरगोड में नेशनल नर्सिंग कॉलेज में जब वो पढ़ने के लिए जाती है, शालिनी उन्नीकृष्णन और ये बाकी तीनों लड़कियाँ, तो आसिफा उनकी रूममेट होती है और वो इन तीनों को कैसे ब्रेन वॉश करती है। हाँ, तो ये पूरा प्रोसेस उन्होंने फ़िल्म के फर्स्ट हाफ में दिखाई है और ये बहुत सुंदरता से उन्होंने दिखाया है कि किस प्रकार से जो हिंदू लड़कियां हैं उन्हें आजकल के जो पेरेंट्स बहुत मॉडर्न या प्रोग्रेसिव बनने के नाम पर उन्हें बिल्कुल भी अपने ट्रेडिशंस और संस्कारों के बारे में कुछ बताते नहीं है, अपनी जड़ों से पूर्ण रूप से कैसे हमारे जनरेशन टूट चुकी है, ये बात उन्होंने दिखाई है। गीतांजलि और शालिनी दोनों को ही अपने ही कल्चर के बारे में, संस्कृति के बारे में कुछ भी नहीं पता। पर दूसरी तरफ चाहे वो निमा मैथ्यूज हो जो क्रिश्चियन लड़की है और दूसरी जो आसिफा है, दोनों ही अपने रिलीजन को वो फॉलो करते हैं। इवन जो क्रिश्चियन लड़के का कैरेक्टर है वो भोजन के पहले प्रेयर करना, आसिफा भी प्रे करती है, पर शालिनी और गीतांजलि उन्हें इससे कोई मतलब नहीं था, वो जाकर तुरंत खाने के लिए बैठते। ऐसी छोटी-छोटी बातें उन्होंने फ़िल्म में दिखाई है। और फ़िल्म के सेकंड हाफ में एक डायलॉग है जो हर किसी को फ़िल्म देखने के बाद याद रह जाएगा। जो गीतांजलि का कैरेक्टर है उसे एक कम्युनिस्ट पिता की बेटी दिखाया है। केरला के कम्युनिस्ट पार्टी से वो जुड़े हुए हैं और फ़िल्म के सेकंड हाफ में जब गीतांजलि के साथ में जो भी ये होता है उसके साथ, अब मैं कोई स्पॉयलर्स नहीं दूँगा, और वो सब होने के बाद में गीतांजलि अपने पिता से कहती है कि पापा, आपने बचपन से मुझे एक विदेशी विचारधारा कम्युनिज्म के बारे में बहुत कुछ बताया, बार-बार बताया, पर आपने हमारे ही अपने ही ट्रेडिशंस के बारे में, परंपराओं के बारे में, संस्कृति के बारे में मुझे कभी भी कुछ नहीं बताया। तो मेरे साथ जो हुआ है इसके लिए आप भी उतने ही ज़िम्मेदार हैं। ये बात जब वो कहती तो एकदम से वो बात हमें भावुक कर देती है और बहुत महत्वपूर्ण बात है ये। केवल कम्युनिस्ट पिता ही ऐसा करते ऐसी बात नहीं है। आजकल के हम ज़्यादातर पेरेंट्स देखते हैं कि उन्हें तो अपने बच्चे अपनी मातृभाषा में बोले इसमें भी शर्म महसूस होती है। उन्हें लज्जा होती है। वो तो कॉन्वेंट में जाकर अंग्रेज़ी में ही बोलना चाहिए। घरों में भी अंग्रेज़ी में ही बात करते हैं। कहीं पर हमारे ट्रेडिशंस हो, रीति-रिवाज हो, परंपराएँ हो, उनको फॉलो करना, पालन करना, उनके पीछे का विज्ञान बताना, ये तो आज हम कहीं पर भी किसी परिवार में बहुत ही गिने-चुने ऐसे परिवार होंगे, पर ज़्यादातर माता-पिता तो दूर ही रखना पसंद करते हैं अपने बच्चों को। तो इसके कैसे भयावह दुष्परिणाम होते हैं, ये भी फ़िल्म साथ में ही दिखाती है। और बाद में फिर शालिनी और उ उसे जब श्रीलंका वाया श्रीलंका होते हुए फिर जब अफ़गानिस्तान ले जाया जाता है और वहाँ जो वो देखती है कितनी भयावह परिस्थिति, किस प्रकार से महिलाओं को ज़मीन में आधा गाड़ कर उनको पत्थरों से कुचल कर मारा जाता है। जो भी वहाँ पर आतंक का भयानक से भयावह ऐसा जो रूप है, वो सब कुछ अफ़गानिस्तान में देखती है और उसके बाद में जो कुछ उसको ब्रेन वॉश किया गया था, अपनी ही कल्चर संस्कृति के विरुद्ध, धीरे-धीरे वो सब कुछ कैसे दूर होने लगता है। ये पूरी प्रोसेस उन्होंने फ़िल्म में दिखाई है और सच में फ़िल्म काफ़ी हमें इमोशनल करती है, भावुक करती है। और सभी जो भी दर्शक ये वीडियो देख रहे हैं, मैं तो सबसे कहूँगा कि अभी तक भी अगर आपने फ़िल्म के टिकट्स बुक नहीं किए हैं, तो प्लीज़ तुरंत टिकट्स बुक करिए और अपने बेटियों को, अपने बच्चों को इस फ़िल्म को अवश्य दिखाना सभी। जी, आपने इसके कला पक्ष के बारे में भी कहा कि ये बड़ा कलात्मक रूप से भी बहुत अच्छी है, टेक्निकल रूप से भी बहुत अच्छी है। यस सर। इसका टोटल लेंथ कितनी है इसकी? 2 घंटे और 18 मिनट। अच्छा, तो ये फिर इतनी ज़्यादा लंबी भी ज़्यादा नहीं है बड़ी नहीं थोड़ी। है, हाँ, ज़्यादा लंबी नहीं है और लगता भी नहीं, फ़िल्म देखते हुए उन्होंने जिस प्रकार से इन सारी घटनाओं को दिखाया है, एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं है। सबसे पहले शुरुआत ही वहाँ से होती है जहाँ पर शालिनी उन्नीकृष्णन उर्फ फातिमा, उनको अफ़गानी जो अ, अधिकारी है, वे उनको बंदी बना लेते हैं। एक जगह पर उन्हें वो मिलती है और उसके बाद में जो इंटरोगेशन शुरू होता है, फिर उसके माध्यम से फिर जब वो जैसे-जैसे बातें बताती जाती है, फिर फ्लैशबैक्स के माध्यम से ये सारी घटनाएँ दिखाई और फ्लैशबैक्स में भी सब कुछ क्रमशः नहीं दिखाया। पहले हमें पता चल जाता है कि वो प्रेग्नेंट है शालिनी। अब प्रेगनेंसी में भी जिसके साथ वो अफ़गानिस्तान आई है, उसका वो बेटा नहीं है। उन्हें जो भी एक प्यार का जो जाल उन्होंने बुना था झूठा-सा, तो उसके लिए भी एक अलग लड़का था। वो कौन था और इस दूसरे लड़के के साथ में वो कैसे आई, ये एक सस्पेंस भी उन्होंने बना कर रखा है। तो काफ़ी बढ़िया तरीके से स्टोरी टेलिंग थी, जो हमें शुरुआत से अंत तक बाँध कर रखती है। आगे क्या होगा या क्या हुआ था, पूरी ये कैसे क्या-क्या होते गया शालिनी के साथ में या गीतांजलि के साथ में, ये सब कुछ पूरी प्रोसेस उन्होंने दिखाई है। और इसमें काफ़ी बारीकी से छोटी-छोटी बातें अगर हम देखें, जैसे कि कासरगोड में वो नेशनल नर्सिंग कॉलेज में जब जाते हैं, तो जाते ही दीवारों पर बिल्कुल जेएनयू की ही तरह बड़े-बड़े स्लोगन्स लिखे हुए थे, जैसे कि फ्री कश्मीर या इंडियन इंपेरियलिज्म मुर्दाबाद हाय है, इस प्रकार के नारे और ओसामा बिन लादेन का भी फ़ोटो वहाँ पर है।
और रूम में नेशनलिज्म हराम है, इस प्रकार के बैकग्राउंड में स्लोगन्स लिखे हुए हैं। और तो कुछ-कुछ बातें बिना कहे भी उन्होंने बहुत कुछ कह दिया है। तो फ़िल्म देखते समय बैकग्राउंड में जो कुछ भी लिखा हुआ है, उस पर भी मैं सबको कहूँगा कि उस पर ध्यान अवश्य देना, बहुत कुछ उसके माध्यम से भी फ़िल्म कहने का प्रयास करती है। और इसके साथ ही अ, एक और बात फ़िल्म बताती है फर्स्ट हाफ में कि जो तालिबान हैं या अफ़गानिस्तान के जो मुजाहिदीन हैं, उनको डिफेंड करने के लिए जो भी दुनिया भर के लेफ्टिस्ट वगैरह है, लिबरल्स हैं, वो ये कहते हैं कि भई ये तो बस अमेरिका ने तैयार किए हुए हैं। और ठीक है, अमेरिका का स्वार्थ उसके पीछे होगा, वो एक अलग बात है। पर ऐसा कहने के पीछे उनका उद्देश्य ये होता है कि भई आतंकवाद तो ये कोई समस्या नहीं है, वो किसी न किसी प्रकार से आतंकवाद को डिफेंड करते हैं ये कहकर, भई अमेरिका ने ही ये खड़ा किया है, ये सब अमेरिका की करतूत है। हालाँकि जब अमेरिका नहीं भी था पिछले सैकड़ों वर्षों से आतंकवाद का ये भयावह रूप पूरे विश्व भर में अलग-अलग जगहों पर देखा गया है। भारत में भी हमने देखा विदेशी आक्रांताओं के आक्रमण, उस समय कोई अमेरिका नहीं उनको फंडिंग कर रहा था। तो ये डिफेंड करने के लिए हमेशा अमेरिका को सामने रखते हैं। पर इस फ़िल्म में इसको भी उन्होंने काउंटर किया है, ये कहा है कि जो तालिबान है और अफ़गानिस्तान के जो मुजाहिदीन हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं कि भई अमेरिका हो या रशिया हो या और कोई हो, चाइना हो, उन्हें जहाँ से भी मदद मिले, उन्हें बस अपना उद्देश्य पूरा करना है, जो भी उनका इस्लामिक स्टेट स्थापन करने का उद्देश्य है। तो इस बात को भी उन्होंने फ़िल्म में काउंटर किया है। तो ऐसी काफ़ी सारी बातें छोटी-छोटी जब हम ध्यान से फ़िल्म को देखते हैं, तो बहुत कुछ फ़िल्म कहने का प्रयास करती है। इसके स्क्रिप्ट राइटिंग किसने की है? इसकी स्क्रिप्ट राइटिंग किसने की विपुल है? अमृतलाल शाह ही है इसके को-राइटर। उनके साथ में कौन है वो मुझे देखना पड़ेगा, पर वो भी को-राइटर है इसके। जो प्रोड्यूसर है, उन्होंने ही साथ में ही इसकी कहानी को भी लिखा है। और दूसरे भी 1-2 नाम और हैं, मैं आपको बताता हूँ 1 मिनट। बाकी इसके जो डायरेक्टर है, वे सुदीप्तो सेन हैं, बंगाली डायरेक्टर है और ये सोशल मीडिया पर मैंने बहुत सारे रिएक्शन पढ़े। बंगाल के कई सारे मित्र कह रहे थे कि भाई ये बहुत बड़ी बात है कि हमारे यहाँ के एक डायरेक्टर उन्होंने ऐसी फ़िल्म बनाई है। नहीं तो बंगाल से ज़्यादातर अब वो एक वामपंथी कम्युनिस्ट विचारधारा बंगाल हो या केरला हो, तो वो देखने को मिलती है। पर इस फ़िल्म ने वो परसेप्शन एक प्रकार से बदला और सुदीप्तो सेन उन्होंने काफ़ी बढ़िया तरीके से इन सब बातों को प्रस्तुत किया है। और राइटर रिटन बाय का क्रेडिट विपुल अमृतलाल शाह के साथ में सूर्यपाल सिंह और सुदीप्तो जो डायरेक्टर है वे भी को-राइटर है मतलब। सुदीप्तो सेन को-राइटर भी है, डायरेक्टर भी है, विपुल अमृतलाल शाह भी को-राइटर है और उन दोनों के साथ में सूर्यपाल सिंह करके हैं। उनके बारे में तो मैं जानता नहीं हूँ, पहली बार ही नाम मैंने सुना। तो इन तीनों ने फ़िल्म की कहानी लिखी है। ये जो आपत्तियाँ आ रही थी इस फ़िल्म में, उसका जब मैं देख रहा था कि जब उसका स्पष्टीकरण दे रहे थे, सुदीप्तो सेन और जो कोर्ट में जो प्रोसीडिंग्स चली हैं, उसमें उन्होंने ये बताया है कि इसमें जितनी भी चीज़ें हैं, उसमें उन्होंने बहुत सारे मुस्लिम को भी जोड़ा है, जिन्होंने इसमें कंट्रीब्यूट किया है और इसकी जो बारीकियाँ हैं जिस तरह से ये लोग करते हैं, वो बहुत हुँ, हुँ, सारे हुँ। मुस्लिम्स का उसमें कंट्रीब्यूशन है। तो ये कहीं परिलक्षित होता है क्या फ़िल्म में या उसके फ़िल्म में क्रेडिट्स में? नहीं है ऐसा कुछ, फ़िल्म में नहीं है। क्रेडिट्स में होगा तो क्रेडिट्स मैंने इतने ध्यान से नहीं देखे पूरे सब नाम, पर हो सकता है कि उन्होंने काफ़ी सारे लोगों से जानकारी ली होगी कि जो भी कोट्स है या क्या कहा जाता है या किस प्रकार से ब्रेन वॉश किया जाता है, तो वो उनसे पूछा गया होगा, पर ऐसा मुख्य क्रेडिट्स में तो कहीं पर नाम पढ़ने को नहीं मिल रहा। अभी मेरे सामने ये डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, एक्टर्स हो या म्यूज़िक हो या एडिटर हो, इनमें कहीं पर भी ऐसा कोई जो आप कह रहे हैं वैसा कोई नाम नहीं दिख रहा। अच्छा तो ये तो बहुत अच्छा है। तो इस कहानी का इस फ़िल्म का जो सबसे सशक्त पक्ष है, वो क्या है? क्या कहानी ही इसका सबसे सशक्त पक्ष है? अ, एक तो सबसे बड़ी बात तो ये कि ये बात इस फ़िल्म के माध्यम से सामने आई है, जिसके बारे में ज़्यादातर लोग चर्चा भी नहीं करते थे। आज से 6-7 वर्ष पहले भी अगर हम देखें, तो लव जिहाद ये नाम लेना भी डरते थे लोग, नहीं लेते थे। मीडिया में तो कोई नाम ले इसका संभव ही नहीं है। मैंने तो इवन कुछ ऐसी भी डिबेट्स देखी हुई थी 6-7 वर्ष पहले की कि जब कोई प्रवक्ता भी अगर लव जिहाद ऐसा शब्द भी बोल देता था, तो एंकर तुरंत रोक देता था कि नहीं, 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 ये हम इसका चैनल इसके इससे एग्री नहीं है। तो ये अपने मन से इस प्रकार से एक वातावरण था 6-7 वर्ष पहले तक भी। पर अभी वो धीरे-धीरे लोग कम से कम चर्चा कर रहे हैं और इस फ़िल्म ने वो एक बहुत बड़ा चेंज लाई जैसे कि द कश्मीर फाइल्स के कारण बहुत सारे लोगों को उस फ़िल्म के रिलीज़ होने से पहले कश्मीर में हिंदुओं का नरसंहार हुआ है, यही पता नहीं था। तो उस फ़िल्म के कारण पता चला है और इस फ़िल्म के कारण ये जो कुछ भी कन्वर्जन की समस्या है, लव जिहाद की समस्या है, इसके बारे में इस फ़िल्म के कारण चर्चा होगी। आगे जाकर बहुत सारे पेरेंट्स जो बिल्कुल अभी भी निद्रा में थे या जो भी हम कहें,
वो कम से कम जागेंगे। इस फ़िल्म के कारण उन्हें पता चलेगा कि ये सच में हो रहा है और कोई छोटी-मोटी कोई इक्का-दुक्का घटनाओं की बात नहीं है। ये प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में हो रहा है क्योंकि आतंकवाद जितने भी आतंकवादी संगठन हैं, उनका अगर हम उद्देश्य देखें तो एक ही है कि उन्हें इस्लामिक स्टेट स्थापन करना है। तो पहले तो वो बम फोड़कर करते थे। मोदी जी ने भी अभी जो द केरला स्टोरी का स्पीच में उल्लेख किया, वहाँ पर उन्होंने भी ये बात कही कि भाई पहले तो बम फोड़कर किया जाता था, अभी तो एक बिल्कुल शांति से सटल वे में ये लव जिहाद के माध्यम से किया जा रहा है, जो द केरला स्टोरी में उन्होंने दिखाया है। और इसके पीछे भी उद्देश्य ये है कि डेमोग्राफिक चेंजेस करना, जनसंख्या के अनुपात में बदलाव लेकर के आना और इसी कारण से जो गैर मुस्लिम लड़कियाँ हैं, उनको ब्रेन वॉश करके, कन्वर्ट करके फिर ये सब पूरा षड्यंत्र उसके पीछे का डेमोग्राफिक चेंजेस ये बहुत बड़ा उद्देश्य है। तो बम फोड़ने से भी जो काम नहीं हो सकता, उससे ज़्यादा तेज़ी से इससे हो रहा था और कम से कम अभी इस फ़िल्म के कारण बहुत सारे लोगों को इस समस्या के बारे में पता चलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। और हाँ, जी मजबूत हाँ, पक्ष आपने पूछा, ये मजबूत हाँ जी, बोलिए। जी, हाँ जी, आप कंटिन्यू करें प्लीज़। मजबूत पक्ष ये तो एक हुआ कि फ़िल्म ये इस विषय को सामने ला कर के आती है, ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। दूसरा स्टोरी और परफ़ॉर्मेंसेज़ तो बढ़िया ही, टेक्निकली भी फ़िल्म वेल मेड है। पर इंटेंशंस जो है वो अच्छे थे, बहुत अच्छे उद्देश्य के साथ में उन्होंने फ़िल्म को बनाया है और सबसे महत्वपूर्ण पेरेंट्स को जो ये बात फ़िल्म बताती है कि अपने बच्चे कॉलेज में जाने के बाद में या गलत संगति के कारण या उन्हें संस्कार ना देने के कारण, अपनी जड़ों से वो टूट जाने के कारण उसके क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। ये बात जो फ़िल्म बताती है, ये इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है और इस कारण से हर किसी को ये फ़िल्म अवश्य देखनी चाहिए। जी हाँ, मुझे पता है कि इस तरह के कार्यक्रम जैसे पहले हम बताते हैं कि जैसे अजमेर में जो एक कांड हुआ था, जिसमें जी, 100 से अधिक हिंदू बच्चियों का बलात्कार किया गया था और उसमें जो थे वो मुस्लिम गैंग ही शामिल थे उस पर और अभी एक सीरीज़ भी बन रही है अभी मेरे ख्याल से अजमेर फाइल्स। अजमेर फाइल्स सीरीज़ बन रही है। हाँ, वो दुधैया जी बना रहे हैं। अभिषेक तो दुबे हाँ, अब शेख दुधैया बना रहे हैं उसको, तो दी अजमेर फाइल्स अब वो भी जल्दी ही आ जाएगी। और मुझे लगता है कि इस तरह की फ़िल्मों का अब ट्रेंड चल गया है। लोगों के मन से जो भय था कि ये फ़िल्में नहीं चलेंगी या सेंसर इनको पास नहीं करेगा या हमारे ऊपर जो है आक्रमण हो जाएगा या कोर्ट इनके ऊपर पाबंदी लगा देगा। तो अब वो भय समाप्त हो गया है धीरे-धीरे और मैंने देखा कि कल ही टीपू के अत्याचारों के ऊपर भी एक फ़िल्म जो है वो अ, उसकी घोषणा हो गई है। तो बिल्कुल सर। आपको ये किस दिशा में जाता दिख रहा है? बदलाव तो बिल्कुल हो रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। पहले कभी इसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था क्योंकि आपको अगर याद होगा, कमल हसन की ही फ़िल्म, जो आज बड़े वामपंथी बनकर घूमते हैं, उनकी ही विश्वरूपम नाम की एक फ़िल्म आई थी। जितना मुझे याद है 2012 में वो फ़िल्म आई थी विश्वरूपम, पहला पार्ट उसका। उस समय कुछ भी कंट्रोवर्शियल नहीं था उसमें उस फ़िल्म में, बस कुछ इस्लामिक आतंकवादियों को उस फ़िल्म में दिखाया गया था, बस इतना ही था। पर फिर भी उस फ़िल्म का विरोध हुआ था। कई बार फ़िल्म को पोस्टपोन करना पड़ा था कमल हसन को, यहाँ तक कमल हसन ने कहा था कि भई मैं तो देश छोड़कर चला जाऊँगा अगर इसको रिलीज़ नहीं होने दिया जाएगा। तो इस हद तक एक ऐसा वातावरण देश में बना हुआ था कि भई आप नहीं दिखा सकते ऐसा कुछ। तुरंत उन फ़िल्मों का विरोध हो जाता था। पर अभी वहाँ से लेकर के आज हम यहाँ देख रहे हैं कि कितना परिवर्तन पिछले 7-8 वर्षों में देश में हुआ है। आज चर्चा हो रही है, इस पर बात हो रही है, लोग खुलकर इस पर बात कर पा रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है और फिर भी मैं कहूँगा कि राष्ट्रवादी फ़िल्म मेकर्स को अपने आप को टेक्निकली और ज़्यादा बेटर फ़िल्में बनाने की तरफ ध्यान देना चाहिए क्योंकि ज़्यादातर जो राष्ट्रवादी फ़िल्म मेकर्स की फ़िल्में होती है ना, वे बिल्कुल एकदम सामने जो विषय है फ़िल्म का, उसको ही फ़ोकस करके वैसा ही डायरेक्टली वो किसी भी फ़िल्म को कंटेंट को बनाते हैं। पर अगर वामपंथी फ़िल्म मेकर्स को आप देखेंगे, तो वे जो उनको प्रमोट करना होता है, जो बातें सामने रखनी होती है, वो कभी भी डायरेक्टली ऐसा फ़िल्म नहीं बनाते हैं। वो फ़िल्म का विषय जॉनरा कुछ और रखेंगे, रोमांटिक थ्रिलर रखेंगे, हॉरर फ़िल्म रखेंगे या कोई मिस्ट्री थ्रिलर रखेंगे, मर्डर मिस्ट्री रखेंगे। पर उसके आड़ में फिर कुछ ऐसे सबप्लॉट्स ऐड करके, कुछ कैरेक्टर्स ऐड करके, फिर वो अपने प्रोपेगेंडा को, एजेंडा को पुश करते हैं। इस कारण से होता क्या है कि जो नई जनरेशन है, जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं बच्चे, युवा, तो स्वाभाविक सी बात है वो ऐसे कंटेंट के कारण ज़्यादा प्रभावित होते हैं क्योंकि सामने प्रोपेगेंडा तुरंत दिखता नहीं है। उन्हें लगता नहीं कि नहीं यार ये तो प्रोपेगेंडा नहीं है, ये तो बहुत और वो वामपंथी फ़िल्म मेकर्स की एक बहुत ख़ास बात ये होती है कि वो इमोशनली ब्लैकमेल बहुत अच्छी तरीके से करते हैं। तो ये एक उनको प्लस पॉइंट मिलता है और इसका बहुत दुरुपयोग वो करते हैं। जैसे कि अभी हाल ही के समय में आई हुई तमिल और मलयालम फ़िल्मों को अगर आप देखेंगे, तो विशुद्ध वामपंथी प्रोपेगेंडा की ज़्यादातर फ़िल्में वहाँ पर आई हुई है।
इवन धनुष की भी फ़िल्म मैंने उसके बारे में पहले भी बताया था, कर्णन नाम की फ़िल्म आई थी। उसमें सामने अगर आप विषय रखें देखेंगे तो गाँव के लोगों की समस्या, पुलिस ब्रूटैलिटी ये सामने विषय है। पर बैकग्राउंड में उन्होंने मेटाफोर्स के माध्यम से सिंबॉलिक वे में इतनी विकृत मानसिकता वाली बातें दिखाई है, जैसे कि कर्ण और द्रौपदी का प्रेम और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण के नाम का एक कैरेक्टर दिखाया है पुलिस ऑफिसर और फ़िल्म के अंत में कर्ण का पात्र भगवान श्री कृष्ण के नाम के पात्र की हत्या करता है और उसको सेलिब्रेट किया है उन्होंने। तो एक सिंबॉलिक वे में भगवान श्री कृष्ण की हत्या को फ़िल्म में सेलिब्रेट किया गया है। पर अगर आप कोई फ़िल्म देखेगा तो सामने से उसको तुरंत पता नहीं चलेगा पर पीछे पूरा एक इकोसिस्टम बैठा हुआ है। उन्होंने आप अभी भी गूगल पर कोई भी सर्च कर सकता है, कर्णन फ़िल्म मेटाफोर्स, उस पर आर्टिकल्स लिखे हुए हैं बड़े-बड़े मीडिया हाउस ने कि भाई इसके मेटाफोर्स का क्या अर्थ होता है, इसमें किस नाम का क्या अर्थ होता है, फ़िल्म क्या कहने का प्रयास करती है। तो ऐसे-ऐसी वामपंथी फ़िल्म मेकर्स फ़िल्में बनाते हैं और वो फ़िल्में इतनी टेक्निकली वेल मेड होती है, सीरियसली इवन कोई राष्ट्रवादी व्यक्ति भी उन फ़िल्मों को देख ले तो वो भी इमोशनल ब्लैकमेल हो जाएगा और वो कहने लगेगा कि यार हाँ यार, ये फ़िल्म दिखा रही है तो सच में ऐसा मतलब वो भी ब्रेन वॉश हो जाएगा। पर राष्ट्रवादी फ़िल्म मेकर्स को ये कला नहीं आती है, पता नहीं किस कारण से। वैसे कारण तो यही है कि राष्ट्रवादी फ़िल्म मेकर्स को हमेशा से ही दूर ही रखा गया है कला और साहित्य के क्षेत्र से। वो एक तो आते ही नहीं है फ़िल्म इंडस्ट्री में और जो कुछ थे भी सन 2000 तक, तो यूपीए की सरकार आने के बाद में तो सिस्टमैटिक वे में उनको चुन-चुन कर साइड किया गया और एक पूरा वामपंथियों का कंट्रोल बॉलीवुड पर आ गया है। तो इस कारण से वामपंथी फ़िल्म मेकर्स एक तो ज़्यादा है नहीं, जो है वो भी डायरेक्टली किसी विषय को लेकर के उसी विषय पर नाम रख के उसी विषय पर वो फ़िल्म बनाते हैं। तो इससे होता क्या है कि बहुत सारी युवा जो अपने आप को बहुत कॉलेज में पढ़ते हैं, कूल और सेक्युलर दिखाना चाहते हैं सबके सामने कि भाई हम तो बहुत इंक्लूसिव है, बहुत प्रोग्रेसिव है। तो होता ये है कि फिर वो ऐसी फ़िल्मों को सपोर्ट नहीं कर पाते और ना ही खुलकर बोल पाते क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें कोई उन्हें सांप्रदायिक कह देगा। तो ये कला सीखने की बहुत आवश्यकता है राष्ट्रवादी फ़िल्म मेकर्स को कि एक टेक्निकली वेल मेड फ़िल्म कैसे बनाएँ और कैसे एक अपनी बातों को हमें वामपंथियों की तरह कोई प्रोपेगेंडा नहीं फैलाना, कोई झूठ नहीं फैलाना, वो तो कितनी टॉक्सिक बातें दिखाते हैं। हमें तो जो सच है वो दिखाना है पर फिर भी उसको दिखाने की भी एक कला होती है। सामने कैसे एक हम नई जनरेशन को अपने साथ में जोड़ सकते हैं। और दूसरी बात टीपू फ़िल्म के बारे में आपने कही, उसके जो प्रोड्यूसर है संदीप सिंह, उन्होंने देखिए 2016 में अलीगढ़ नाम की फ़िल्म को डायरेक्ट किया था। उसमें वही गे कपल उसको करके था। उन्होंने वो प्रोड्यूस की थी वो फ़िल्म। 2016 में ही एक और सर्वजीत फ़िल्म को उन्होंने प्रोड्यूस किया था। हालाँकि वो फ़िल्म अच्छी थी। उसके बाद 2017 में भूमि नाम की एक फ़िल्म थी। संजय दत्त की कमबैक फ़िल्म के रूप में उसको प्रमोट किया गया था। कई वर्षों के बाद में एक फ़िल्म आई थी संजय दत्त की और उस फ़िल्म में भी शरद केळकर का कैरेक्टर था। वो फ़िल्म के अंत में बलात्कार करने से पहले पूर्ण मंदिर में बैठकर पुजारियों के साथ में बैठकर हवन कर रहा है, मंत्र पाठ कर रहा है, वैदिक मंत्रों का उच्चारण और वो यज्ञ करने के बाद, हवन करने के बाद उठकर वो बलात्कार करने के लिए जा रहा है। ये फ़िल्म संदीप सिंह के वो को-प्रोड्यूसर थे उसके। उसके बाद में फिर 2019 में उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी फ़िल्म को प्रोड्यूस किया। उसके डायरेक्टर थे ओमंग कुमार। ओमंग कुमार ने इससे पहले मेरी कॉम को डायरेक्ट किया हुआ है, सरबजीत को डायरेक्ट किया हुआ था और भूमि के भी डायरेक्टर ओमंग कुमार ही थे, जिसके बारे में मैंने आपको बताया शरद केळकर का कैरेक्टर। अब तीनों ही फ़िल्में अगर आप देखेंगे ना, मेरी कॉम हो, सरबजीत हो या भूमि हो, तीनों ही टेक्निकली वेल मेड फ़िल्में हैं। आप देख प्रोडक्शन वैल्यू बहुत अच्छी है और डायरेक्शन बहुत बढ़िया है तीनों ही फ़िल्मों का। पर आप ये अब नरेंद्र मोदी फ़िल्म को देखेंगे, तो ऐसा लगता है जैसे ओमंग कुमार ने जानबूझकर फ़िल्म को खराब किया हो या उनकी इच्छा ही नहीं थी फ़िल्म बनाने की, पर उन्होंने बस बनाना था, पीछा छुड़ाना था इसलिए छुड़ा दिया। जैसे कुन ज़बरदस्ती किसी ने उनको जोड़ दिया उस प्रोजेक्ट के साथ में ऐसा लग रहा था फ़िल्म को देखकर। तो संदीप सिंह उसके डायरेक्टर थे। और उसके बाद में संदीप सिंह ने अभी 3 और फ़िल्मों को अनाउंस किया है। सबसे पहले तो स्वतंत्र वीर सावरकर, जिसे पहले महेश मांजरेकर जी डायरेक्ट करने वाले थे, पता नहीं वो क्यों हट गए, अभी रणदीप हुड्डा डायरेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद बाल शिवाजी एक फ़िल्म है और अटल नाम की फ़िल्म आ रही है। पंकज त्रिपाठी जी के साथ में अटल बिहारी वाजपेयी जी के जीवन पर वो फ़िल्म आधारित होने वाली है। अब ये जो अटल फ़िल्म है और बाल शिवाजी जो फ़िल्म है, इन दोनों फ़िल्मों को डायरेक्ट कर रहे हैं रवि जाधव। मराठी फ़िल्म मेकर हैं और बहुत ब्रिलियंट टेक्निकली एक्सट्रीमली वेल मेड ऐसी कुछ मराठी फ़िल्मों को उन्होंने डायरेक्ट किया हुआ है। नेशनल अवार्ड भी मिला हुआ है उन फ़िल्मों को, नटरंग हो, बाल गंधर्व हो, बालक पालक हो, टाइम पास हो, काफ़ी अच्छी फ़िल्मों को उन्होंने डायरेक्ट किया हुआ है, टेक्निकली मैं कह रहा हूँ। और उनकी 2017 में या 18 में न्यूड नाम की एक फ़िल्म आई थी, न्यूड। और उस फ़िल्म में एमएफ हुसैन का ग्लोरिफिकेशन था। नसरुद्दीन शाह ने एमएफ हुसैन का कैरेक्टर प्ले किया हुआ है और उसका महिमा मंडन था। और उसके साथ में ही फ़िल्म का जो मूल विषय था, वो ही एक वोक माइंडसेट वाला पूरी वो फ़िल्म थी। अब ऐसे डायरेक्टर रवि जादव जिनकी वो फ़िल्म थी, वो अभी बाल शिवाजी और अटल फ़िल्म बना रहे हैं। मुझे तो मेरे मन में तो बहुत संशय है उन फ़िल्मों को लेकर और ये संदीप सिंह जो डायरेक्टर है, मैंने 2016 से उन्होंने कौन-सी-कौन सी फ़िल्मों को अलीगढ़ से लेकर के, भूमि से लेकर के, सरबजीत से लेकर के
और पीएम नरेंद्र मोदी फ़िल्म भी मुझे तो लग रहा था कि यार ज़बरदस्ती उसको खराब किया गया था। अब वो ये स्वतंत्र वीर सावरकर, अटल, बाल शिवाजी और अभी फिर से एक टीपू फ़िल्म भी उन्होंने अनाउंस कर दी। पता नहीं वो क्या बनाएँगे इनका। कम से कम मज़ाक ना बने और मौक ना ये करे हमारी मतलब एक प्रकार से राष्ट्रवादियों का मज़ाक ना उड़े, ऐसा ही मैं चाहूँगा। कम से कम अच्छी फ़िल्में बने और मेरे मन में तो संशय है उन प्रोड्यूसर को लेकर, संदीप सिंह को लेकर, बहुत सारे जी। संशय है। जी, तो अब अंत में आप दी केरला स्टोरी को कितने मार्क्स देंगे? 9 आउट ऑफ 10 स्टार्स बिल्कुल। हाँ, 1 स्टार मैंने बस इसलिए कम किया क्योंकि कुछ-कुछ जगहों पर टेक्निकली और थोड़ी बेटर हो सकती थी और कुछ-कुछ परफॉर्मेंसेज़ जो साइड कैरेक्टर्स थे, उनके थोड़े और बेटर हो सकते थे, पर ओवरऑल फ़िल्म बहुत बढ़िया है और बिल्कुल सभी को थिएटर में ही फ़िल्म को देखना चाहिए। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। दर्शकों का बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। वंदे मातरम। धन्यवाद।